A very good afternoon to one and all present here. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सीरीज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस सेक्रेटरी और कंप्लाइंस मैनेजर एंड ड्यू डिलिजेंस के बारे में। इस चैप्टर में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 क्लियर करेंगे, देन फर्दर ऑन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट विच डील्स विद कंप्लाइंस फ्रेमवर्क से डील करता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के फ्रेमवर्क को समझते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने के वाले ओवरव्यू समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्लाइंसेस के बारे में, कंप्लाइंसेस क्या होते हैं। Then compliance management system, which is the most important thing in this chapter. Compliance management system, इस चैप्टर में compliance management system क्या होता है, compliance management systems की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है एंड रोल क्या है एक CS का compliance management system पे, ये पढ़ने वाले हैं। देन फर्दर और भी स्मॉल टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले compliances organization should obey and comply with the rules and regulation which is applicable on the company. Obey and comply with the various rules and regulations, and if an organization do non-compliance then the organization may attract the heavy penalties and fines. Compliance management system क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश करते हैं, और इसको फ्रेम कौन करता है, इसको कंपनी सेक्रेटरी फ्रेम करता है एंड इस्टेब्लिश बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंसेस को मैनेज करने के लिए, टाइमली कंप्लाइंस को मैनेज करने के लिए, जितने भी कंप्लाइंस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए एंड उसको कंप्लाई करने के लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हम बनाते हैं, उसी को कहते हैं कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम। It ensures the timely compliance and manage the entire compliance process within the organization, and which is established by the board of directors. And it compliance management system में include होता है compliance program, include होता है compliance reporting and compliance audit भी compliance management system में include होता है। and CS play a very crucial role in the compliance management system which is a framed by the company secretary. नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के बारे में। कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक फ्रेमवर्क है, कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता रहेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। कंप्लाइंस ऑडिट के बारे में आपको पता चलेगा एंड कंप्लाइंस ट्रेनिंग के बारे में आप समझ पाओगे। देन एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा कंप्लाइंस को फुलफिल करने के लिए एंड एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर भी प्रिपेयर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ द CS इन क्रिएशन ऑफ कंप्लाइंस चार्ट। कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कंप्लाइंस मैनेजमेंट चार्ट को प्रिपेयर करने में रोल CS का क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लाइंस चार्ट विच शोज द ओवरव्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन, रिस्क एंड रिस्क मिटिगेशन प्रैक्टिसेस। सबसे पहले रोल ऑफ द CS इन क्रिएशन ऑफ कंप्लाइंस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम जो भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको असेस करते हैं, रिस्क असेसमेंट। एंड रिस्क असेसमेंट के बाद होता है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन मतलब हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन से रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट करते हैं, देन कंप्लाइंस रिस्क मिटिगेशन करते हैं, देन उसके बाद कंप्लाइंस मॉनिटरिंग एंड ऑनरशिप एलोकेशन, देन हम करते हैं कंप्लाइंस रिपोर्टिंग। कंप्लाइंस आइडेंटिफिकेशन में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से रूल्स रेगुलेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, रिस्क असेस कर लिया कि अगर हम उसको नॉन कंप्लाइंस करेंगे तो उससे क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं। उसके बाद कंप्लाइंस रिस्क मिटिगेशन, हमने रिस्क को मिटिगेट कर दिया। अगर हम नॉन कंप्लाइंस करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, सीजेशन ऑफ बिजनेस बंद हो सकता है, सिविल एक्शन राइज हो सकते हैं, फाइन अगेंस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिसर्स के अगेंस्ट हो सकते हैं, इम्प्रेसमेंट, पब्लिक एम्बेरसमेंट, गुडविल हार्म हो सकती है, डैमेज, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, बैंक अटैचमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर और भी रिजल्ट्स जो है नॉन कंप्लाइंस से हो सकते हैं। देन बात करते हैं कंप्लाइंस मॉनिटरिंग एंड ओनरशिप एलोकेशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि वेरियस रोल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या रोल होता है कंप्लाइंस एलोकेशन में, कंप्लाइंस ओनरशिप में। लीगल सेल का रोल ये होता है कि आइडेंटिफाई करना जितने भी रूल्स रेगुलेशन कंपनी पे एप्लीकेबल है, न्यू वेदर न्यू और चेंज्ड, एंड देन उसको कम्युनिकेट करना इन राइटिंग टू डिपार्टमेंट, देन रिव्यू करना सिस्टम एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को, एंड रेजोल्यूशन रिजॉल्व करना कोई भी डाउट या क्लैरिटी है तो, एंड पीरियोडिकली रिव्यू करना असेसमेंट को। ये सारा काम किसका होता है, लीगल सेल का। देन बात करते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट एंड फंक्शनल हेड का
क्या काम होता है, कंप्लाइंस रिलेटेड एनालाइज करना। उनका काम होता है कि जितने भी रेगुलेटरी चेंजेस हैं उनको एनालाइज करना या उन पर रिसर्च करना, जितने भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उनको फ्रेम करना, एंड एम्प्लॉय को या फिर कंप्लाइंस ऑफिसर को टाइमली उनको मोटिवेट करना एंड गाइड करना कंप्लाइंस ऑफिसर को, एंड जो भी कंप्लाइंस चार्ट है उसको ट्रैक करते रहना। एंड जो रिस्क असेसमेंट का काम होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन का काम होता है, एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम होता है। ये किसका काम होता है, सीनियर मैनेजमेंट का। एंड देन बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट का काम ये होता है कि जितने भी कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन या चेंजेस है उनको अंडरस्टैंड करना, पॉलिसी को अप्रूव करना, एंड एम्प्लॉय को मोटिवेट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लाइंस करें। कंप्लाइंस ऑफिसर या फिर सबॉर्डिनेट स्टाफ का क्या रोल होता है कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में, उनका काम होता है कि जितने भी कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करे, कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन को अपडेट करे, कंप्लाइंस चार्ट में रिस्क आइडेंटिफिकेशन करे, एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटीमेशन करे। देन बात करते हैं कंप्लाइंस रिपोर्टिंग के बारे में। कंप्लाइंस रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जितने भी फंक्शनल हेड है वेरियस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेते हैं रिलेटेड टू कंप्लाइंस, एंड फंक्शनल हेड उस रिपोर्ट में अपनी डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनी सेक्रेटरी वो रिपोर्ट प्लस अपनी रिकमेंडेशन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर को सबमिट करता है, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिपोर्ट प्लस सीएस के रिकमेंडेशन प्लस खुद की ऑब्जर्वेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबमिट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम। जो सीएमएस हमने बनाया था वो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम उसको बनाते हैं तो। सबसे पहले क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सेफ्टी वॉल क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से आप नॉन कंप्लाइंस से बचे रहोगे, एंड कॉस्ट कम होगा, गुडविल आपकी इंक्रीज होगी एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, इंडिविजुअल वेदर कस्टमर वेदर इन्वेस्टर्स उनका ट्रस्ट इंक्रीज होगा, एंड क्रेडिट वर्थिनेस भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होगी, पेनल्टी अवॉइड होगी, एंड गुड या फिर क्रिएट अ ब्रांड इमेज and avoid the non-compliances. These are the benefit or you can say importance of the कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं, सीनियर एम्प्लॉय या फिर सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय, उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना रिलेटेड टू कंप्लाइंस की उनको कैसे कंप्लाइंस करना है, और उनको बताना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कंप्लाइंस एप्लीकेबल है। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में आता है ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन उनको अंडरस्टैंड करना, देन रिस्क अराइज फ्रॉम दिस, उनसे जो भी रिस्क अराइज है उनको भी अंडरस्टैंड करना है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, brief description of training and education activities, then targeted audience आपकी कौन सी है at the time of training, new employee whether a new employee or a existing employee, frequency of training कब कब आपको ट्रेनिंग देनी है, business process to which the compliance obligation is linked। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्लाइंसेस के बारे में। टाइप ऑफ कंप्लाइंसेस में थ्री टाइप्स ऑफ कंप्लाइंस होते हैं। कंप्लाइंस या तो एपरेंट, एडुकेट या फिर एब्सोल्यूट कंप्लाइंस होगा। एपरेंट कंप्लाइंस मतलब ऐसा कंप्लाइंस जो देखने से लग रहा है कि आपने कंप्लाइंस किया है बट रियल एक्चुअल में वो आपने कंप्लाइंस नहीं किया है। लाइक अ सुपरफिशियल कंप्लाइंस विच आर सेम्स टू ट्रू बट आर नॉट ट्रू। लाइक कि आपको क्या करना होता है, आपको मीटिंग के 30 डेज़ के अंदर अपने 30 डेज़ के अंदर आपको मिनट्स प्रिपेयर करना होता है, बट आपने क्या किया, मीटिंग की नहीं और बिना मीटिंग की ही आपने मिनट्स को प्रिपेयर कर लिया। ये क्या, आपने कंप्लाइंस को दिखाया कि हमने कंप्लाइंस किया है, मीटिंग की है, बल्कि एक्चुअल में आपने कंप्लाइंस नहीं किया। इसे कहते हैं एपरेंट कंप्लाइंस। एपरेंट कंप्लाइंस मतलब देखने से तो लग रहा है कंप्लाइंस है बट रियल में एक्चुअल में कंप्लाइंस नहीं किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एडुकेट कंप्लाइंस। एडुकेट कंप्लाइंस में मतलब ऐसा कंप्लाइंस इन द लेटर विदाउट गेटिंग इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। मतलब विदाउट गेटिंग मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है वही आपने कंप्लाई किया है, विदाउट लॉ की एक्चुअल मीनिंग या फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन आप समझ नहीं रहे और सिर्फ आपने लॉ को कंप्लाई करने के लिए ही चीज़ों को किया है, जैसे बॉक्स टेकिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट कंप्लाइंस। एब्सोल्यूट कंप्लाइंस मतलब ऐसे कंप्लाइंस होता है विच आर इन द लाइन in line with the spirit and the intent of the law, compliance of the law which in spirit it gain public confidence as well। मतलब आपने लॉ को कंप्लाई किया है विद स्पिरिट कंप्लाई किया और जो एक्चुअल इंटेंशन थी लॉ मेकर की उसको भी कंप्लाई करके आपने लॉ को कंप्लाई किया। देन बात करते हैं कंप्लाइंस सिस्टम एंड प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लाइंस सिस्टम या फिर कंप्लाइंस प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है, उस
ज्यूरिडिक्शन ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड होता है, नेचर ऑफ द कंपनी, किस टाइप की कंपनी है, वेदर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, उसके ऊपर भी आपके कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंड होता है। जोग्राफिकल डोमेन क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, लिस्टेड कंपनी है या नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है, साइज ऑफ द कंपनी कैसा है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या है, इसके ऊपर भी आपका कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ द सी एस का और क्या रोल है कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में। कंप्लाइंस मैनेजर, रोल ऑफ द सी एस का क्या रोल है कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में। सी एस ऐसा कंप्लाइंस मैनेजर होता है कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में, इंश्योर करता है जितने भी टोटल कंप्लाइंस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको कंप्लाई करने के लिए, एंड डिस्क्लोजर देता है शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एंड एडवाइस करता है कंप्लाइंस रिस्क से रिलेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड गाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन दी ऑल द मैटर्स एंड रेंडर द एडवाइस टू इंश्योर द कॉम्प्लेक्स to ensure the compliance by the board of directors. In nutshell, CS guide board of directors in all the matter. नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क प्रोफाइल में लीड इंक्लूड फॉलोइंग द रिस्क। कौन कौन से रिस्क इंक्लूड हो सकते हैं अगर आप नॉन कंप्लाइंस करते हो तो बिजनेस रिस्क, एथिक्स फ्रेमवर्क, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड लीगल कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, देन द मैनेजमेंट ऑपरेशन रिव्यू। नेक्स्ट बात करते हैं असर्टेनिंग और डिटरमाइनिंग द गुड कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गुड कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे। सबसे पहले आप देखोगे आर यू अवेयर अबाउट ऑल द लॉ एप्लीकेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यस या नो, एंड हाउ यू प्रिवेंट और ट्रैक द लीगल नॉन कंप्लाइंसेस को कैसे प्रिवेंट या ट्रैक करते हो। नेक्स्ट, हाउ यू आर यू कॉन्फिडेंट वाइल द साइनिंग लीगल कंप्लाइंस डिक्लेरेशन, और डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कंप्लाइंस ऑफिसर। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है वाइल द डिटरमाइनिंग वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन हैव अ गुड कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क और नॉट। ठीक है, एंड हु टेक्स द लीगल केसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में, विच डील्स विद द कंप्लाइंसेस। चैप्टर नंबर 2 ऑफ द ड्यू डिलिजेंस विच डील्स विद द कंप्लाइंसेस के बारे में डील करता है। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्लाइंसेस के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी भी क्या क्या कंप्लाइंसेस है, स्मॉल कंपनी भी क्या क्या कंप्लाइंसेस है, ओपीसी भी क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, एंड सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या कंप्लाइंसेस करना पड़ता है। उसके बाद पढ़ेंगे वेरियस रजिस्टर्ड एंड रिटर्न्स विच इज मेंटेन बाय द कंपनी। देन पढ़ेंगे वेबसाइट डिस्क्लोजर, देन ऑब्लिगेशन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, दैट देन चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के ओवरव्यू को समझते हैं कि चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेरियस कंप्लाइंसेस बाय द प्राइवेट कंपनी को क्या क्या कंप्लाइंसेस करना है, स्मॉल कंपनी को क्या कंप्लाइंसेस करना है, देन ओपीसी को क्या कंप्लाइंसेस है, देन सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या कंप्लाइंसेस है। उसके बाद पढ़ेंगे वेरियस रजिस्टर्ड एंड रिटर्न्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज मेंटेन बाय द कंपनी। देन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के बारे में, देन वेबसाइट डिस्क्लोजर्स के बारे में। देन पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशन है टू स्टॉक एक्सचेंज। इसमें हम LODR के प्रोविजंस को थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है कि नोटिस ऑल डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना है विद इन द 7 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग by the hand delivery, post or electronic means, same as applicable in case of small company and same as applicable in case of OPC and section 8 company। then बात करते हैं मिनिमम बोर्ड मीटिंग का। प्राइवेट कंपनी को कितने बोर्ड मीटिंग करना होता है, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर में करना होता है। मैक्सिमम गैप जो बोर्ड मीटिंग का होता है वो 120 डेज का होता है, एंड 1 बोर्ड मीटिंग एवरी क्वार्टर में आपको 1 बोर्ड मीटिंग करनी है। नेक्स्ट 1 बोर्ड मीटिंग 6 मंथ में करना होता है इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, एंड जो मिनिमम गैप होता है यहाँ पे 90 डेज का होता है, एंड सेम एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ 1 बोर्ड मीटिंग 6 मंथ में करना होता है आपको, और जो मिनिमम गैप होता है वो 90 डेज का होता है। एंड इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आपको 1 बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ 6 महीने के अंदर आपको 1 बोर्ड मीटिंग करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग नोटिस के बारे में। प्राइवेट कंपनी में आपको 21 क्लियर डेज का नोटिस देना होता है ऑल द डायरेक्टर मेंबर्स एंड ऑडिटर्स को, एंड सेम एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, एंड SS2 भी आपको कंप्लाई करना होता है। एंड OPC के केस में आपको जनरल मीटिंग की ज़रूरत होती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होता है, एंड सेम एज
सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको 14 डेज का क्लियर नोटिस देना होता है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस में आपको 21 क्लियर डेज का नोटिस देना होता है। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आपको 14 डेज क्लियर नोटिस देना 14 क्लियर डेज नोटिस देना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एजीएम प्राइवेट कंपनी को 1 एजीएम एवरी फाइनेंशियल ईयर में करना होता है, एंड फर्स्ट एजीएम विद इन द 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। एंड सेम केस एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, आपको एक एजीएम 1 साल में करना है, एंड फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। एंड ओबीसी केस में एजीएम होते ही नहीं है, एंड सेम एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। देन बात करते हैं एनुअल रिटर्न आपको एजीएम के 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न आरओसी को सबमिट करना होता है इन द फॉर्म MGT 7 में विद इन 60 डेज फ्रॉम द एजीएम। अगर एजीएम नहीं हुआ तो एजीएम नहीं हुआ तो 60 डेज फ्रॉम एजीएम, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए वहाँ से 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है आरओसी को। एंड सेम की एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, एंड सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। एंड ओपीसी के केस में आपको 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है MGT 7A में, एंड 60 डेज फ्रॉम द एंट्री ऑफ द ऑर्डिनरी इन द मिनट्स बुक। नेक्स्ट बात करते हैं साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के बारे में। सेक्शन प्राइवेट कंपनी में एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है? डायरेक्टर साइन करता है एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल कंपनी के केस में कंपनी सेक्रेटरी या फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा एनुअल रिटर्न। ओपीसी के केस में सेम, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। एंड सेक्शन कंपनी केस में डायरेक्टर एंड मैनेजर और CS, एंड मैनेजर और CS नहीं है तो 2 डायरेक्टर ही सेक्शन कंपनी केस में एनुअल रिटर्न साइन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। एजीएम के 30 डेज में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को सबमिट करना होता है इन फॉर्म AOC 4 विद इन 30 डेज फ्रॉम द एजीएम। अगर एजीएम नहीं हुआ तो 30 डेज जहाँ से एजीएम हो जाना चाहिए था। ठीक है, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी एंड सेम प्रोविजन एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी। देन बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में। ADT 1 में जैसे ही अपॉइंटमेंट होगा एंड अपॉइंट फॉर द 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है आरओसी को विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ADT 1 फाइल करना होता है। सेम प्रोविजन एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी। फिर बात करते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में कि मैंडेटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करके रखना आपको। रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर्ड ऑफ बेनिफिशियरी होल्डर एंड रजिस्टर्ड ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। एंड डिस्क्वालिफिकेशन of directors, every director inform to the company about his qualification and disqualification। सारे जो डायरेक्टर हैं अपनी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे इन द फॉर्म DIR 8 में। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन द वेबसाइट। Disclose the annual return on the websites and link of the annual return should be given in the board report. Same provision as applicable in case of small company, OPC and section 8 company. Then बात करते हैं registered and returns and books of account and other document which is kept by the company. कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर मेंटेन करके रखना होता है। MGT 1 में रजिस्टर्ड ऑफ बेनिफिशियरी होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर MGT 2 में मेंटेन करके रखना होता है। एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म MGT 7, रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द फॉर्म CHG 7 and register of sweat equity share in SH3 and register of employee stock ESOP SH6 and proxy form MGT 11 में रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग को मेंटेन करके रखना होता है। एंड नोटिस ऑफ द इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर MPP 1 में। देन बात करते हैं रजिस्टर ऑफ द लोन गारंटी सिक्योरिटी MPP 2 में एंड बुक्स ऑफ अकाउंट AOC 4 में एंड रिकॉर्ड ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के बारे में PAS 5 में आपको मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के बारे में। एक्सेप्ट अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया पब्लिक से तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है। DPT 1 में 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, ऐसा कोई रेजोल्यूशन जो स्पेशल नोटिस इसमें रिक्वायर्ड है तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। अगर आपने कोई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है वन स्टेट टू अनदर स्टेट में, सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है इस केस में, एंड आपको INC 26 में आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांटिंग द लाइसेंस अंडर द सेक्शन 8 कंपनी बाय द
एग्जिस्टेंस कंपनी, तो आपको 1 वीक में आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। क्लोजर ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर, अगर आप रजिस्टर क्लोज किया है तो उस केस में भी आपको इन्फॉर्म करना होता है न्यूज़पेपर थ्रू 7 days प्रायर डिस्क्लोजर इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। क्लोजर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के केस में आपका सेक्शन नंबर 91 एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंगेजमेंट विद द क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। इस केस में आपको CAA 2 में आपको इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में आपको इन्फॉर्म करना होता है। वो नेक्स्ट बात करते हैं वोटिंग थ्रू द ई मीन से, अगर आपने कोई वोटिंग करवाई है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको इंग्लिश वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन सबमिट करना होता है। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस 1 हाउस टू अनदर हाउस, अगर सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है इस केस में आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट डिस्क्लोजर्स के बारे में। सेक्शन LODR का रेगुलेशन नंबर 46 बात करता है वेबसाइट डिस्क्लोजर के बारे में। प्राइवेट कंपनी के लिए वेबसाइट डिस्क्लोजर मैंडेटरी नहीं होता एंड अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी केस में भी वेबसाइट डिस्क्लोजर मैंडेटरी नहीं होता। बट अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपके केस में रेगुलेशन नंबर 46 ऑफ LODR एप्लीकेबल होता है, विच मैंडेटरी करता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है वेबसाइट डिस्क्लोजर में। सबसे पहले आप वेबसाइट पे आप बिजनेस के बारे में डिस्क्लोज करो, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमेटीज़ की कंपोजिशंस के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म के बारे में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की पॉलिसीज़ के बारे में, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिडर्सल ईमेल आईडी के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न, न्यू एंड ओल्ड नेम ऑफ द कंपनी, अगर लास्ट ईयर में नेम चेंज हुआ है तो, क्रेडिट रेटिंग आपने कहाँ से अप्रूव की है, कितनी क्रेडिट रेटिंग, इसके बारे में डिटेल भी, नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टीज की डिटेल, इन्फॉर्मेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अनपेड डिविडेंड के बारे में भी डिटेल आपको अपनी वेबसाइट्स पर डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशन है टू द स्टॉक एक्सचेंज। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम LODR के प्रोविजन को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपको प्रायर इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना अबाउट द बोर्ड मीटिंग। अगर आप 5 days एडवांस में आपको इंटीमेट करना होता है बोर्ड मीटिंग के बारे में, प्रायर इंटीमेशन देना होता है स्टॉक एक्सचेंज फॉर द बोर्ड मीटिंग। 2 days प्रायर बायबैक के केस में, वॉलंटरी लिस्टिंग के केस में, फंड रेजिंग के केस में, इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के केस में, बॉन्ड इशू के केस में आपको 5 दिन पहले ही बोर्ड मीटिंग के इन सब चीज़ों के लिए अगर आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हो तो इन बोर्ड मीटिंग के 5 दिन पहले ही आपको इंटीमेट करना स्टॉक एक्सचेंज को कि हम बायबैक करने वाले, बॉन्ड इशू करने वाले, फंड रेजिंग करने वाले, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करने वाले हैं एंड वॉलंटरी लिस्टिंग करने वाली, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसके बोर्ड मीटिंग के 5 दिन पहले आपको इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्ड डेट के बारे में। 7 दिन पहले बताना होता है, 7 इंटीमेट करना होता है आपको स्टॉक एक्सचेंज को। एंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 45 days एंड ऑफ क्वार्टर के 45 days में आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 60 days, ईयर एंड होने के 60 days में आपको सबमिट करना होता है। एनुअल रिपोर्ट 21 days ऑफ AGM में आपको सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। देन बात करते हैं एनुअल सेक्रेटरी कंप्लाइंस रिपोर्ट आपको 60 days, ईयर एंड के 60 days में आपको सबमिट करना होता है। देन बात करते हैं क्वार्टरली सेक्रेटरी कंप्लाइंस रिपोर्ट आपको 15 days, क्वार्टर एंड के 15 days में सबमिट करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी कंपनी जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिटर्न प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है, उस केस में आपका जो भी इंटरेस्ट या रिडेम्पशन ड्यू है उसको इंटीमेट करना होता है 11 days इन एडवांस स्टॉक एक्सचेंज को। या इंटीमेशन टू फंड रेस कर रहे हो, उस केस में भी आपको बोर्ड मीटिंग, फंड रेस कर रहे हो उसके लिए आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, उसके लिए भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्ड डेट के लिए आपको इंटीमेट करना होता है 7 days प्रायर स्टॉक एक्सचेंज को। हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है 45 days में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 60 days में इन्फॉर्म करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन ऑब्लिगेशन क्या क्या है। आपको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को विद इन द 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि आपने लॉ को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। ऐसी कंपनी जिन्होंने IDR इशू किया उस केस में उस कंपनी को भी क्वार्टरली बेसिस पे 15 days, क्वार्टरली बेसिस पे 15 days में भी 15 days में कंप्लाइंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। कॉर्पोरेट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है कि आपने रेगुलेशन नंबर 17 से रेगुलेशन नंबर 27 तक आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया है।
रिकॉर्ड डेट आपने अगर कोई फिक्स किया तो उसकी इसमें भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को 4 वीक में इंटीमेट करना होता है। आपका कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। एनुअल रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। अपॉइंटमेंट, आपने कोई शेयर ट्रांसफर एजेंट या फिर उसको अपॉइंटमेंट किया या रीअपॉइंटमेंट किया है तो एज पर द रेगुलेशन नंबर 7 ऑफ द LODR आपको इंटीमेट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। दीज आर द रेगुलेशन ऑफ द LODR जो आपको कंप्लाइंसेस ऑफ द LODR जो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। नेक्स्ट, कंपनी जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने इशू किया उसके इसमें आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। रिकॉर्ड डेट अगर आपने है तो 7 डेज में स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। इशू किया आपने कोई सिक्योरिटीज तो कम्युनिकेट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर टू द इशुएंस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 विच डील्स विद द डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 3 के ओवरव्यू के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। दैन रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रिजर्वेशन के बारे में, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। देन हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शंस ऑफ ई फॉर्म या फिर रिकॉर्ड्स के बारे में, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। देन प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड देन पढ़ेंगे डेटा रूम के बारे में विच इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। वर्चुअल डेटा रूम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा रूम के बारे में पढ़ेंगे। देन स्मॉल टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे, उसके भी पढ़ के हम चैप्टर को कवर करेंगे। दिस आर द ओवरव्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की, हम डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, पर्पस क्या है हमारा डॉक्यूमेंटेशन के, क्लाइंट सर्विस के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अकाउंटेबल रहने के लिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना होता है, प्रिजर्वेशन करके रखना होता है डॉक्यूमेंटेशन को, जितने भी मिनट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चार्जेस, रजिस्टर ऑफ चार्जेस या फिर जितने भी रजिस्टर्स होते हैं या फिर जितने भी आर्टिकल्स, मेमोरेंडम या फिर रेजोल्यूशन होते हैं उन सबको आपको प्रिजर्व करके रखना होता है। एंड लीगल रिक्वायरमेंट भी होते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च के लिए एंड क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एडवांटेज क्या है कि क्यों हमें डॉक्यूमेंट को हमें इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना होता है, क्यों सेव करना चाहिए। ट्रैकिंग ऑफ चेक इन चेकआउट कर सकते हैं हम, किसने ओपन किया, कब ओपन किया, ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग भी कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर हमने डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया है, उसको एडिट भी कर सकते हैं, एनोटेशन करना है वो भी कर सकते हैं, ऑडिट ट्रेल भी कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल भी हम चीज़ें चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के? एडवांटेजेस क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू यूज़ होता है, लेबर सेविंग होती है, सर्चेबिलिटी ईजी होती है, पोर्टेबिलिटी भी ईजी होती है एंड वर्जन ट्रैकिंग भी ईजिली हो जाती है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के। डिसएडवांटेजेस ये है कि सॉफ्टवेयर रिस्क हो सकता है, फॉर्मेट रिस्क भी हो सकता है, कई बार कन्वर्जन एक्सपेंस कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोर्टेबिलिटी कई बार मुश्किल हो जाता है, हम पेन ड्राइव में लेके जा रहे हैं डेटा को, आराम से पेन ड्राइव कहीं खो सकती है, गिर सकती है, तो ये भी एक तरीके से पोर्टेबिलिटी डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के। मीडिया कंपैटिबिलिटी की भी कई बार डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं, कई फाइल्स होती है कि हर सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होती, हर सिस्टम में ओपन नहीं होती, इस वजह से कई बार मीडिया कंपैटिबिलिटी एक डिसएडवांटेजेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में बात करता है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स को ई फॉर्म में मेंटेन करके रखा है या फिर फिजिकल मेंटेन करके रखा है तो उसको डॉक्यूमेंट के मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन आप ई फॉर्म में एंड फिजिकली भी मेंटेन करके रख सकते हो। सेक्शन नंबर 120, रूल 27, रूल 28 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 का कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2014 बात करता है
मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ई फॉर्म। सेक्शन 120 बात करता है कि एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड या फिर कोई भी रजिस्टर माइन्यूट्स आपको रख सकते हो, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन और रूल 27 बात करता है कि जो कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर कंपनी जिसके 1000 और मोर सिक्योरिटी होल्डर है, उस केस में आपको मैंडेटरी है कि आपको ई फॉर्म में मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 28 बात करता है कि जो भी आपने सिक्योरिटी रिकॉर्ड आपने ई फॉर्म में मेंटेन किया है वो शेल इंश्योर द एडिक्वेट प्रोटेक्शन के साथ आपने मेंटेन करके रखना है एंड इंश्योर करना है कि वो जो डेटा हो लॉस ना हो एंड जो भी सिग्नेचरी है वो कैंसिल ना हो एंड ऑल टाइम कैपेबल हो इन केस ऑफ ऑडिट एंड जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर है वो एडिक्वेट होना चाहिए एंड सिक्योर एंड वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर। कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर डील करता है कि आप जब फाइल को सेव करोगे उसको नेमिंग दोगे तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं नोमेनक्लेचर्स के लिए, कोडिंग्स के लिए, जो हमारे स्टडी मैट में गिवन है। सबसे पहले कि आपको लॉन्ग फोल्डर नेम को अवॉइड करना है, सफिशिएंट एलिमेंट पुट करना है जो कि ईजिली मिल सके बाद में अगर हम सर्च करें तो, अंडरस्कोर्स का यूज़ करना है, हाइफेंस का यूज़ करना है, दिस सिंबल्स को इग्नोर करना है लाइक हैशटैग, डॉलर्स, परसेंटेज वगैरह को इग्नोर करना है, ऐसे सिंबल्स का यूज़ नहीं करना है। लॉजिकली ऑर्डर करना है, फैमिली नेम शुड बी फॉलोड बाय द इनिशियल लेटर से यूज़ करना है, एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेट ऑफ डेट टाइम प्लेस अगर पॉसिबल है तो प्रीफिक्स सब फोल्डर का यूज़ करना है, कंट्रोल वर्जन स्टार्ट विद द वी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। रेगुलेशन नंबर 9 ऑफ LODR एंड कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 163 एंड रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ LODR बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। रेगुलेशन नंबर 9, रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ द LODR एंड सेक्शन नंबर 163 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। LODR बोलता है कि आपको एक पॉलिसी बनाना है और उसको अप्रूव करवाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को परमानेंट प्रिजर्व करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना है। इसके लिए आपको एक पॉलिसी बनाना है, उसको अप्रूव करवाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रिपेयर अ पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। रेगुलेशन नंबर 9 ऑफ LODR बात करता है कि लिस्टेड कंपनी को एक पॉलिसी अप्रूव करवाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फॉर द डॉक्यूमेंट्स कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको परमानेंट प्रिजर्व करके रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको 8 ईयर तक प्रिजर्व करके रखना है, 8 ईयर्स तक। एंड रेगुलेशन नंबर 30 सब रेगुलेशन 8 ऑफ LODR बात करता है कि लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोज़ करना है अपनी वेबसाइट्स पे जो भी इवेंट एंड इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपने सबमिट किया स्टॉक एक्सचेंज को फॉर द मिनिमम 5 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 163 बात करता है कि आपके जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स आपको परमानेंट प्रिजर्व करके रखना है। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, इंडेक्स ऑफ डिवेंचर होल्डर है 15 ईयर्स तक आपको प्रिजर्व करके रखना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉपीज ऑफ द ऑल द एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेट्स, इसको आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है। दीज आर द प्रोविजन फॉर द सेक्शन नंबर 163, रेगुलेशन नंबर 9, रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ LODR। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा रूम के बारे में कि आपको एक डेटा रूम सेटअप करना है। सेटिंग ऑफ डेटा रूम के बारे में, डेटा रूम को सेटअप करते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो हमारे स्टडी मैट में गिवन है। आपको ह्यूमिडिटी लेवल का ध्यान रखना है। सेटिंग ऑफ डेटा रूम को आप क्या करोगे, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उससे बिल्कुल अलग रहना चाहिए आपका डेटा रूम एंड इतना लार्ज होना चाहिए आपका डेटा रूम की रेलेवेंट फाइल्स को आप स्टोर कर सको ईजिली। ठीक है, आपको ह्यूमिडिटी लेवल का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है एंड लाइट का भी ध्यान रखना है वाइल द सेटिंग द डेटा रूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, 30 से 40% ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए एंड जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए रिकॉर्ड रूम के लिए एंड जो लाइट हो चाहिए इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली लाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल के बारे में। ठीक है, प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करके रखना, कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ रिकॉर्ड्स को उनके कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल एंड कंप्लीट प्राइवेसी होनी चाहिए लाइक कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशंस, ऑफिस के प्लान्स, ID एंड इंटरनल प्रोसीजर्स मैनुअल वगैरह, इन चीज़ों आपको कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करके रखना है, प्राइवेसी मेंटेन करना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। एंड नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स,
इन चीज़ों को आपको बहुत ही प्रिजर्व करके रखना है, कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सजेस्टिव स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना, उसके लिए कुछ सजेस्टिव स्टेप्स बताए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेपरेट रखना है, उसके बाद लॉक भी कर सकते हो, पासवर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लॉक फाइल कैबिनेट्स एक्सेसिबल ओनली टू उन्हीं पर्सन को एक्सेस होना चाहिए जो ऑथराइज हैं डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, एंड इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। रिफरेन द कंप्यूटर फ्रॉम द, आपको पर्सनल या फिर कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को शेयर करने के लिए आपको ईमेल आईडी का यूज़ नहीं करना है। एम्प्लॉय को जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको नॉर्मल शेयर नहीं करना है किसी से, या फिर बात उन चीज़ों के बारे में आपस में गॉसिप्स वगैरह नहीं करना है। ईमेल आईडी को अवॉइड करना है ट्रांसफ़र सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में एक बिल है जो कि which is governed by the government Indian company, foreign company, which deals with the information of the individual. ऑब्लिगेशन क्या क्या है? डेटा फिड्यूशियरी का मतलब होता है ऐसी एंटिटी या फिर ऐसे इंडिविजुअल जो कि इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो उनके लिए क्या ऑब्लिगेशन है? उनको फेयरनेस, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में रहना है, इम्प्लीमेंट करना है सिक्योरिटी एंड सेफ गार्ड को, एंड रेड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, एंड एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए। एंड डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में एक चेयरमैन एंड 6 मेंबर विच हैव 10 years एक्सपीरियंस ऑफ द IT फील्ड। सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्पशन है कि वो फॉर द सिक्योरिटी इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर या फिर सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, इन सब केसेस में वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट कर सकता है, एजेंसी को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, फिजिकल डेटा रूम एंड वर्चुअल डेटा रूम में क्या डिफरेंस है। फिजिकल डेटा रूम एंड वर्चुअल डेटा रूम में सबसे पहले फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। वर्चुअल डेटा रूम में हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखना है, सॉफ्ट कॉपीज, वीडियोस एंड ऑडियोज। फिजिकल डेटा रूम में पेपर फाइल्स मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ क्रिएशन। वर्चुअल डेटा रूम को क्रिएशन करने के वर्चुअल डेटा रूम को क्रिएट करने में 48 आवर्स का टाइम लग जाता है, एंड जो फिजिकल डेटा रूम को क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। कॉस्ट की बात करें तो वर्चुअल डेटा रूम में कॉस्ट कम होती है एंड फिजिकल डेटा रूम में कॉस्ट ज़्यादा होती है। एंड कन्वीनियंस के बारे में बात करते हैं, वर्चुअल डेटा रूम में मल्टीपल बायर कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, बट द फिजिकल डेटा रूम में कन्वीनियंस कम होती है, सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा रूम के बारे में बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ वर्चुअल डेटा रूम हम कभी भी कहीं से भी और कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड बट फिजिकल डेटा रूम के लिए एक टाइमिंग रिक्वायर्ड होती है। फैसिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस, अगर आपको किसी की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप वर्चुअल डेटा रूम में कर सकते हो, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड बट फिजिकल डेटा रूम में डिफ़िकल्टीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एबिलिटी टू कॉपी, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना आप वर्चुअल डेटा रूम में नहीं कर पाओगे, बट फिजिकल डेटा रूम में ऐसा हो सकता है कि आप कॉपी कर लो। 1-to-1 कम्युनिकेशन वर्चुअल डेटा रूम में नहीं होता, बट फिजिकल डेटा रूम में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। डेट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने के वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के बेसिक ओवरव्यू के बारे में कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ओवरव्यू और बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बारे में कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट होता क्या है। देन द स्कोप ऑफ द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के क्या स्कोप्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस एंड स्कोप पढ़ेंगे। देन द चार्जेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव को रिमाइंड करेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट। देन पढ़ेंगे सर्च रिपोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट में सर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, IPR लॉज में सर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। देन द सेबी एंड RBI अथॉरिटीज़ या फिर स्टॉक एक्सचेंज इन सब एक्ट में या फिर इन सब के जब सर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं।
ठीक है। सर्च रिपोर्ट अंडर द स्टॉक एक्सचेंज, अंडर द सेबी, अंडर द आरबीआई। देन और भी थोड़े बेसिक्स से स्मॉल टॉपिक्स हैं, उनको कंप्लीट करके ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 बात करता है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? इट हेल्प द लेंडर मतलब जो लोन देने वाला है आपको, इट हेल्प द such as status report help the lender to gather the information about the organization to of the status of the charge on the property of the company, and it is a tool of status of the charge and to फॉर द इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। मतलब जो बैंक होते हैं वो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाते हैं किसी प्रोफेशनल से कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, कंपनी की चार्ज स्टेटस को जानने के लिए, कंपनी की प्रॉपर्टी के स्टेटस को जानने के लिए कंपनी ने पहले कितना लोन ले रखा है, कंपनी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्लेज है, गिरवी है पहले से, एंड कंपनी ने पास रिकॉर्ड कैसा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए बैंक्स क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए बैंक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करवाती है किससे? प्रोफेशनल्स से। प्रोफेशनल्स जो होते हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बैंक्स के बेसिस पे प्रिपेयर करके बैंक्स को सबमिट करते हैं। टू एस्पेक्ट्स इसमें सर्च का मतलब होता है कि फिजिकल इंस्पेक्शन करना डॉक्यूमेंट्स को, स्टेटस का मतलब होता है कि रिपोर्ट करना इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सर्च, जिसे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप क्या क्या है। बाय बैंक्स क्यों यूज़ करते हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट को? कंपनी की हिस्ट्री को जानने के लिए, बिफोर द एडवांसिंग द लोन्स एंड क्रेडिट, कंपनी की चार्ज कंपनी ने कब क्रिएट किया था, एंड नेम एंड एडिशनल चार्ज होल्डर के बारे में, टाइप ऑफ चार्ज, जॉइंट चार्ज क्रिएट है या फिर सिंगल चार्ज क्रिएट है, कितने अमाउंट का लोन पे चार्ज क्रिएट किया था कंपनी ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, एंड कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी लोन की। इन सब चीज़ों को जानने के लिए बैंक्स क्या करती हैं? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर्स क्यों सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाते हैं। अब पर्सन जो कि डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है, वो कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, पास्ट में कौन कौन से डायरेक्टर्स थे या फिर अभी प्रेजेंट में कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, एंड कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, कंप्लीट हिस्ट्री एज पर द सिंस द इनकॉर्पोरेशन एज पर द ROC, ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर होल्डर्स के बारे में। शेयर होल्डर्स सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट कब डिमांड करते हैं? शेयर होल्डर्स जब कंपनी की स्टेटस को चेक करने के लिए, कंपनी की शेयर होल्डिंग कंपनी कितनी है, कंपनी की सब्सिडी कंपनी कितनी है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, कंपनी में डायरेक्टर्स कितने हैं और कैसे डायरेक्टर्स हैं, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एज पर द ROC सिंस द इनकॉर्पोरेशन, इन चीज़ों को चेक करने के लिए भी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट कई बार प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करें गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्च स्टेटस रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर करते हैं, लाइक RBI, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी। कंपनी की प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी को समझने के लिए क्या करते हैं? जो अथॉरिटीज़ होती है वो भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करवाती है कई बार। कस्टमर्स एंड सप्लायर्स भी कई बार सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करवाती है बिफोर द एंट्रिंग इनटू द एनी ट्रांजेक्शन, बिफोर द एंट्रिंग इनटू द एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। दीज आर द स्कोप कि हमने देखा कि जो बैंक्स होते हैं कि वो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करवाते हैं। डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड कस्टमर्स सप्लायर्स जो होते हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चार्जेस के बारे में। सर्च ऑफ द चार्जेस अंडर द सेक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 77 बात करता है चार्जेस के बारे में। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी कोई भी चार्ज रजिस्टर करवाया तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन के 30 डेज में आपको चार्ज रजिस्टर करवाना होता है क्रिएशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। अगर आपने 30 दिन में आपने अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो इफ़ नॉट रजिस्टर विद इन 30 डेज, विद इन द 30 डेज इफ़ नॉट रजिस्टर्ड, तो आपको कैन बी रजिस्टर विद इन नेक्स्ट 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन बाय पेइंग एडिशनल फीस। अगर आपने 60 दिन में भी रजिस्टर नहीं करवाया तो कैन बी रजिस्टर्ड विद इन 120 डेज फ्रॉम द क्रिएशन और मॉडिफिकेशन बाय पेइंग द एड वल्डरम फीस। अगर क्रिएशन या मॉडिफिकेशन के आपने 120 डेज में भी आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा सकते। बट एक केस है जहाँ पे आप चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो। आफ्टर द 120 डेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट RDO को एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो CHG 8 में। उस केस में आप क्या कर सकते हो? चार्ज रजिस्टर करवा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सर्च
रिपोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट में सर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। हमने देखा था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्च रिपोर्ट बनाते हैं बैंक्स के लिए। वो क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को ऑन MCA की पोर्टल, MCA की पोर्टल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के पास जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे MCA के पोर्टल से, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लीशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ सर्च रिपोर्ट जो होगा अथॉरिटी स्पेसिफिक हो सकता है या फिर खुद का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो हमने कंपनीज एक्ट में सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बारे में क्या पढ़ा। सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का MCA पोर्टल पे। उसके बाद इंस्पेक्शन करते हैं डॉक्यूमेंट का कंपनीज के रिकॉर्ड से। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा वेरीफाई करते हैं कंपनी के रिकॉर्ड्स को MCA के पोर्टल से। फोर्थ स्टेप में हमने पढ़ा कि रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे हम, ठीक है। और जो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर अथॉरिटी स्पेसिफिक या फिर खुद का फॉर्मेट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्च स्टेटस रिपोर्ट अंडर द IPR लॉज में सर्च स्टेटस रिपोर्ट कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उसका सेग्रीगेट करते हैं इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को। उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं केयरफुली एंड देन वेरीफाई द फैक्ट को वेरीफाई करते हैं एंड देन एनालाइज द प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेबल IP राइट्स एंड देन ड्राफ्ट द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट में सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बारे में, देन हमने पढ़ा IPR लॉज में सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बारे में, देन हम पढ़ने वाले हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट अंडर द SEBI RBI एंड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल क्या करता है, चेकलिस्ट प्रिपेयर करता है इन्फॉर्मेशंस के लिए, देन एनालाइज करता है नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को एंड देन वेरीफाई द फैक्ट एंड देन आता फाइनल रिपोर्ट शुड कंटेन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। These are the process for the search and status report under the SEBI RBI stock exchange की इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट टू बी एनालाइज वाइल द प्रिपेयरिंग सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको एनालाइज करना है। इन केस ऑफ पब्लिक इशू के केस में आपने जो भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किया है, फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है जो आपने SEBI से फाइल किया उसको चेक करना होता है। राइट इशू के केस में ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, फाइनल लेटर ऑफ ऑफर जो आपने स्टॉक एक्सचेंज SEBI को फाइल किया है उसको चेक करना होता है। ड्राफ्ट डेट ऑफर डॉक्यूमेंट के केस में आपने जो भी ड्राफ्ट फाइल किया या फिर फाइनल ऑफर लेटर फाइल किया स्टॉक एक्सचेंज या फिर ROC को, उसको चेक करते हैं। टेक ओवर के केस में हम लेटर ऑफ ऑफर एज पर द SCST रेगुलेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल फंड के केस में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायबैक के केस में टेंडर ऑफर एंड ओपन मार्केट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, इन चीज़ों को चेक करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के केस में पब्लिक इशू के केस में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट हमने जो SEBI को फाइल किया वो चेक करते हैं। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जो हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जो भी प्लेसमेंट मेमोरेंडम SEBI को फाइल किया, फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम जो भी SEBI को फाइल किया, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं वाइल द प्रिपेयरिंग द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट टू बी एनालाइज वाइल द प्रिपेयरिंग सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इनटू द विच इज अवेलेबल ऑन द NSE BSE सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनालाइज करना चाहिए जो कि NSE एंड BSE की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। कॉर्पोरेट की जो कुछ अनाउंसमेंट कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया आज तक, बोर्ड मीटिंग के बारे में, रिजल्ट्स कैलेंडर के बारे में, ऑफर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, वोटिंग रिजल्ट्स के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। These are the documents which you have to analyze while they're preparing the search and status report on the information which is available on the NSE BSE on their website. नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन है कि ट्रांजेक्शन्स विच रिक्वायरिंग द चार्ज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है कि कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी और असेट सब्जेक्ट टू द क्रिएशन ऑफ द चार्ज, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है या असेट एक्वायर करती है विच सब्जेक्ट टू द क्रिएशन ऑफ द चार्ज, या फिर चार्ज विच इज क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, created within India or outside India, and modification in the terms and condition which is a mandatory register कराना पड़ेगा आपको, and on which operation charge is already registered, and there is a change in the properties में कोई change हो उस केस में भी आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना जरूरी है। That's it for the chapter number 4.
नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 डील विद द KYC के बारे में डील करता है, नो योर कस्टमर्स के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर में एक्चुअल में हम पढ़ने के बारे हैं। चैप्टर नंबर 5 के बेसिक ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर में पढ़ने के वाले एक्चुअल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि KYC के बारे में। इस चैप्टर में KYC के बारे में, ये KYC क्या होता है एंड कहाँ पे KYC रिक्वायर्ड है एंड KYC क्यों ज़रूरी है एंड KYC कब से रिक्वायर्ड है एंड टाइप्स ऑफ KYC पढ़ने वाले हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ KYCs के बारे में, किस पहले कौन कौन सी KYCs थी, अब क्या कौन सी KYCs है। एंड देन बात करते हैं KYC गाइडलाइंस फॉर द PCS के लिए क्या KYC गाइडलाइंस है विच इज़ गिवन बाय द ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। द रिस्क ऑफ ऑन द ड्यू KYC, अगर आपने KYC नहीं करवाया तो उससे क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर एक इंडिविजुअल पे या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप पे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, हम चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 विच डील्स विद द KYCs के बारे में बात करते हैं। KYC नो योर कस्टमर्स एंड नो योर कस्टमर्स और नो योर क्लाइंट्स, अ गाइडलाइंस विच इज़ इशूड बाय द RBI ने गाइडलाइंस इशू किया था विच मेक द कंपलसरी, जिन्होंने कहा था कि KYC को कंपलसरी कर दिया गया था एंड बिफोर द ओपनिंग KYC आपको करवाना है इंडिविजुअल से या फिर क्लाइंट से बिफोर द ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स और अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन in the regular intervals. Every professional banks, financial institution को आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशंस या फिर कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है बिफोर द एंटरिंग इनटू द ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं KYC रिक्वायरमेंट, कहाँ पे आपकी KYC की रिक्वायरमेंट है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के टाइम में गोल्ड परचेज कर रहे हो उसके केस में, लॉकर फैसिलिटी के केस में, डेन ऑब्टेन कर रहे हो उस केस में, सिल्वर परचेज कर रहे हो या फिर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है या बैंक को लगता है फेलियर नेसेसरी आपसे KYC करवा सकता है। आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो उस केस में, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के केस में, PF के केस में आपको KYC की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपने कोई सिग्नेचर चेंज किया उस केस में आपको KYC की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपने कोई डिपॉजिट या विड्रॉ ऑफ कैश में KYC की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओपनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट अकाउंट कोई ओपन कर रहे हो तो उस केस में भी KYC की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मीन्स दीज आर द केसेस वेयर द KYC में बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 बात करता है KYC टाइप्स ऑफ KYC के बारे में। इस टाइप्स ऑफ KYC में सबसे पहले CKYC था, देन EKYC है आज के टाइम में। एंड बात करते हैं KYC बाय द ऑफ द डायरेक्टर्स बाय द MCA एंड KYC ऑफ द कंपनीज के बारे में। 4 टाइप्स ऑफ KYC के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है CKYC विच डील्स विद द सेंट्रल KYC विच इज़ फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के लिए। ये एक सेंट्रलाइजिंग स्टेबलिंग KYC प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक न्यू KYC नॉर्म है। इसमें क्या होता है कि एक यूनिफाइड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट होता है। उस कोड से आप कहीं पे भी अपनी KYC को फुलफिल कर सकते हो। उस कोड का एंटर करके एक यूनिफाइड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट होता है एंड यूज्ड व्हेन, जब भी आपको KYC की रिक्वायरमेंट होती है उस कोड को आप यूज़ करके KYC कंप्लीट कर सकते हो। ये था CKYC के बाद एक न्यू KYC जनरेट हुआ। अब CKYC नॉर्मली देखने को मिलता है बट न्यू KYC आज का टाइम है EKYC विच डील्स विद ऑथराइज, आपके जो आधार नंबर होता है UIDI से ऑथराइज होता है। EKYC आप आइडेंटिटी से, आपकी आधार कार्ड से आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है रिवील हो जाती है लाइक डेट, नेम, एड्रेस एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी आपकी KYC से हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं KYC ऑफ द डायरेक्टर्स बाय द MCA, कि जब भी आप डायरेक्टर्स को डिन लेना है या फिर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना तो उसको आपको KYC करवाना होता है एट द पोर्टल ऑन द पोर्टल ऑफ MCA पोर्टल। KYC of directors is conducted by the MCA at the time of allotment of retain। डायरेक्टर्स को DIR3 KYC सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना होता है एंड जिसने DIR3 KYC सबमिट कर दिया है उसको एक न्यू फॉर्म DIR3 KYC वेब फाइल करना है विच इज़ द सर्टिफाइड बाय द CS या CMA सर्टिफाइड करवा के आपको DIR3 KYC सबमिट करना है किसको, MCA पोर्टल में। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी की KYC के बारे में, KYC ऑफ द कंपनीज के बारे में। कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है दिसंबर 2017 से पहले
उनको ई एक्टिव फॉर्म फाइल करना है। अगर आप कंपनी ने फाइल नहीं किया तो कंपनी ऐसा एमसी के पोर्टल पे एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी मार्क कर दिया जाएगा एंड उसके बाद कंपनी फाइल कर सकती है बाय द पेइंग द फीस ऑफ 10,000। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीएसआई गाइडलाइंस के बारे में। ICSI guidelines for the KYC know your members। ICSI गाइडलाइंस फॉर द KYM नो योर मेंबर्स के बारे में कि जितने भी मेंबर ICSI के मेंबर हैं अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ द एनुअल फीस, जब भी 3 साल में एक बार फीस पे करते हैं, फीस पेमेंट के टाइम पे ही उनको एक KYM नो योर मेंबर परफॉर्मेंस सबमिट करना होता है। उसमें बताना होता है कि उनके जो मेंबर हैं ICSI के जॉब प्रोफेशन या फिर उनको प्रोफेशनल एड्रेस के बारे में, एंड फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द परफॉर्मर प्रॉपर्ली साइन एंड फिल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं KYC नॉर्म्स फॉर द CS इन प्रैक्टिस। PCS के लिए क्या KYC है, जो भी ICSI की रिकमेंडेशन है KYC प्रैक्टिस के लिए कि एवरी PCS वाइल द डूइंग देयर अटेस्टेशन सर्विस वाइल प्रोवाइडिंग देयर अटेस्टेशन सर्विस, उनको इन्फॉर्मेशन जो भी उनकी क्लाइंट कंपनी है उनकी नेम ऑफ एंटिटी, SIN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टाइप ऑफ एंटिटी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस का, इन सारी चीज़ों को ऑब्टेन करना है और उनसे मांगना है, इनको स्टोर करके रखना है। एंड जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, पेरेंट कंपनी कितनी है, नेम ऑफ द सब्सिडीज क्या है, होल्डिंग चेन कितनी है, डिटेल ऑफ द एसोसिएट जॉइंट वेंचर, परमिसिबल बिजनेस क्या है एज पर द MOA AOA, बोर्ड स्ट्रक्चर क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में, CO CS CFO के बारे में, अंडर द undertaking from the client that the information is correct and information which is provided to the organization or to the PCS is correct। ये सारी चीज़ें आपको अपने क्लाइंट से ऑब्टेन करना है while the providing the attestation service और एनी प्रोफेशनल सर्विस। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क अपॉन द ड्यू KYC के बारे में। अगर आपने KYC नहीं करवाया या फिर आपकी KYC जो है वो ड्यू है, अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया, उस केस में क्या क्या रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो सकती है। सबसे पहला रिस्क है रेपुटेशन रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, रेपुटेशन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड रिस्क डेट में अराइज लीगल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क भी कई बार अराइज हो सकता है लाइक पेनल्टीज एंड फाइन के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं एनहांस ड्यू डिलिजेंस के बारे में, EDD इन द KYC, एनहांस ड्यू डिलिजेंस इन द KYC। एनहांस ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है इट इज़ अ रिगरस प्रोसेस विच इज इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड ओवर एंड अबव KYC। कई बार आपकी KYC की रिक्वायरमेंट जो आपने KYC डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस KYC डॉक्यूमेंट पे भी डाउट होता है या फिर क्लैरिटी नहीं होती है डिपार्टमेंट को या फिर अथॉरिटीज़ को, तो उस केस में वो EDD कर सकते हैं। EDD मतलब इन्हांस ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। मतलब इन्हांस ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है इट इज़ अ रिगरस प्रोसेस and which is the investigation is conducted over and above the normal KYC procedure। EDD का मतलब होता है इट इज़ अ रिगरस एंड रोबस्ट प्रोसेस एंड रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिलेवेंट एडवर्स इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बारे में। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन द KYC, आपको आपकी जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेरीफाई करना है कस्टमर्स एंड बेनिफिशियल ओनर के बारे में, मॉनिटर करना है क्लाइंट को उनकी एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में अंडर द इनकम्प्लीट KYC। अगर आपने KYC नहीं करवाया तो उससे क्या क्या आपके जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहला हैकिंग में क्या होता है कि जो हैकर्स होता है आपको एक अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है आपके सिस्टम में, आपके कार्ड मैनेजमेंट या फिर बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग, आप उस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिशिंग एक टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि जो भी हैकर होता है या फिर फ्रॉडलिस्टर होता है आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेता है, पर्सनल डिटेल को ऑब्टेन कर लेता है थ्रू द फेक ईमेल्स। नेक्स्ट बात आता है फार्मिंग एक टेक्निक होती है जिसमें क्या करता है जो फ्रॉडलिस्टर होता है एक मालिशियस कोड या फिर मालिशियस सॉफ्टवेयर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं फ्रॉडलिस्टर की वेबसाइट पे, फ्रॉडलिस्टर के सिस्टम पे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आता है विशिंग क्या होता है कि आपके ही फ़ोन से आपकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेना, उसे कहते हैं विशिंग। स्मिशिंग क्या होता है कि आपके ही सेल फोन से या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर URL लिंक के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू ऑटोमेटिक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन आपकी सिस्टम को हैक कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं डेबिट कार्ड स्कीमिंग मीन्स क्या होता है कि कई बार जो होता है फ्रॉडलिस्टर डेबिट कार्ड मशीन जहाँ पे हम एंटर करते हैं ATM मशीन में, वहाँ पे कैमरा
फिट कर देते हैं, या फिर कार्ड रीडर मशीन फिट कर देते हैं, या फिर कोई भी छोटी सी डिवाइस फिट कर देते हैं जिसकी वजह से आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशंस को वो मिसयूज़ कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर वायरस, विच इज़ द वेरी कॉमन फ्रॉड इन दी ऑनलाइन। कंप्यूटर वायरस में क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्रॉडलिस्टर की वेबसाइट पे या फ्रॉडलिस्टर के सिस्टम में चली जाती है। काउंटरफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को काउंटरफिट करना मतलब फेक चेक्स या फिर डिमांड ड्राफ्ट आप फेक क्रिएट करना। दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, विच डील्स विद द साइनिंग एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में।